हेलो स्टूडेंट्स, अक्षर ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है आज का शक्ति या ऊर्जा संसाधन। इससे पहले का सभी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक वो लेक्चर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो कृपया प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाला लेक्चर्स भी देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति या ऊर्जा संसाधन। आइए पढ़ते हैं। तो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज में क्या-क्या आ जाता है? अ, वायु गैस, उसके बाद जल विद्युत, उसके बाद पवन चक्की, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, उसके बाद क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी और कोयला। तो यही इन्हीं सब एनर्जी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ हमारे पास अनवीकरणीय ऊर्जा भी है और कुछ नवीकरणीय ऊर्जा भी है। सबसे पहले हम देखते हैं जो ऊर्जा संसाधन क्या है, एनर्जी रिसोर्स है क्या। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें पहला हो जाता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, और दूसरा हो जाता है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। तो हम देखते हैं पहला, ये पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। ये ऊर्जा संसाधन लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं और सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, और ये बहुत पहले से ही उपयोग में आ रहे हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाता है कोयला, थर्मल पावर प्लांट में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में लिया जाता है इसको। पेट्रोलियम परिवहन और उद्योगों के लिए उपयोगी है। उसके बाद प्राकृतिक गैस जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं, उसका रसोई में एलपीजी के रूप में। उसके बाद सीएनजी का भी हम उपयोग करते हैं वायुयान परिवहन में। उसके बाद है औद्योगिक उपयोग के लिए पेट्रोलियम गैस का नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। और अगला हमारे पास है लकड़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसमें कोयला है। उसके बाद यहाँ पे है पेट्रोलियम है। उसके बाद ये पेट्रोलियम है, ये लकड़ी है और ये नेचुरल गैस है। अब हम देखते हैं अपारंगत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये ऊर्जा संसाधन अ, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल है। ये अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये आधुनिक ऊर्जा संसाधन है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। ये पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। उसके बाद हमारे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास सौर ऊर्जा, या सूर्य की रोशनी से ऊर्जा उत्पादन करता है। पवन ऊर्जा, या पवन चक्कियों के द्वारा बिजली उत्पादन करता है। जल विद्युत, या पानी के बहाव से ऊर्जा उत्पादन करता है। उसके बाद जैव ऊर्जा जिसको हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं, जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर एनर्जी प्राप्त किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, ये पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, जिसको इंग्लिश में जियोथर्मल एनर्जी भी हम बोलते हैं। और अगला हमारे पास है ज्वारीय ऊर्जा। ये टाइडल एनर्जी है, समुद्री ज्वार भाटा से जो ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में सोलर एनर्जी, पवन चक्की, उसके बाद ये टाइडल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा, बायोमास एनर्जी जिसको हम बोलते हैं जैव ऊर्जा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ऊर्जा संसाधनों का महत्व क्या है। तो विकास का आधार औद्योगिक, कृषि और परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा का प्रमुख योगदान है। मतलब ऊर्जा संसाधन को विकास का आधार माना जाता है, विकास का बेस माना जाता है। किसी भी देश का विकास ऊर्जा संसाधन पर ही टिका हुआ होता है। रोजगार सृजन, ये क्या करता है, रोजगार देता है, जिसमें जैसे ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण, अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन प्रदूषण कम करने में सहायक होता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या करता है, ये ऊर्जा वायु को प्रदूषित नहीं करता है। अब देखते हैं हम ऊर्जा संकट और समाधान। तो ऊर्जा क्या है हमारे पास सीमित मात्रा में है,
तो इसके कारण ये कभी-कभी संकट भी उत्पन्न हो जाता है, ऊर्जा की कमी होने लगती है, जिसको हम ऊर्जा संकट बोलते हैं। ऊर्जा संसाधनों का सीमित भंडार है, बढ़ती माँग और प्रदूषण। तब इसका समाधान क्या है? तो ऊर्जा का समाधान क्या है? जो ऊर्जा का कुशल उपयोग एवं सही प्रबंधन करके इसका उपयोग किया जाए, जिससे इसके भंडारण में भी ज़्यादा कमी ना आए और हमारे वातावरण भी दूषित ना हो। दूसरा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का बढ़ावा देना। जो भी नई-नई टेक्नोलॉजी का विकास करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का पर ज़्यादा निर्भर करना। ऊर्जा संरक्षण तकनीकों का विकास करना। ऊर्जा संरक्षण की जो भी तकनीक है उसको विकास करना। उसके बाद है ऊर्जा संसाधन हमारे जीवन का आधार है। इसके सतत और संतुलित उपयोग से ही भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद है पारंपरिक संसाधन सीमित है और प्रदूषणकारी है, जबकि अपरंपरागत संसाधन अक्षय और पर्यावरण के अनुकूल है। पारंपरिक संसाधन क्या है? सीमित है, जबकि अपारंपरिक संसाधन अ, अक्षय है, जो खत्म होने वाला नहीं है और ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। तो हमें ज़्यादा पारंपरिक संसाधन से अपारंपरिक संसाधन की ओर शिफ्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं शक्ति संसाधनों का उपयोग क्या-क्या है? या ऊर्जा संसा तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शक्ति संसाधन का सबसे ज़्यादा उपयोग क्या किया जाता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो खाना पकाने में, परिवहन में, उद्योगों में और घरेलू उपयोगों में आवश्यक है। अब हम अगला देखते हैं, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या-क्या है? पीछे भी हमने पढ़ा था, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, उसके बाद जैसे खनिज ईंधन है, जो जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सभी क्या है? हमारे पारंपरिक शक्ति संसाधन है और ये समाप्त होने वाला संसाधन है। अब हम पढ़ते हैं कोयला के बारे में। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अभी वर्तमान समय में शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला ही है। भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडार को अ, 2 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है। पहला हो गया हमारे गोंडवाना समूह और दूसरा टर्शियरी समूह। तो अब पढ़ते हैं गोंडवाना समूह। इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है। भारत के 96% कोयला कौन-सा है? गोंडवाना समूह है तथा कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। इसमें गोंडवाना समूह के कोयले में टोटल 99% कोयला प्राप्त होता है। 1% ही अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है, जबकि 99% क्या होता है उसमें? कोयला होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। दामोदर नदी घाटी में, सोन नदी घाटी में, महानदी घाटी में और वर्घा गोदावरी घाटी में पाया जाता है। और एक और बात, गोंडवाना समूह कोयला को बनने में लगभग 20 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ये 20 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है? इसके बाद ये कौन सा बना है? गोंडवाना समूह का कोयला बना है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, जो क्या है? टर्शियरी समूह। गोंडवाना समूह के बाद टर्शियरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। यह नया कोयला है गोंडवाना के कंपेयर में। ये 5.5 साढ़े 5 करोड़ वर्ष ही पुराना है, जबकि गोंडवाना समूह 20 करोड़ वर्ष पुराना है और टर्शियरी समूह सिर्फ साढ़े 5 करोड़ वर्ष पुराना है। तो ये गोंडवाना समूह के कंपेयर में ये नया है, आधुनिक है। टर्शियरी कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। हम पढ़ते हैं कोयले का वर्गीकरण। कोयला कितने प्रकार के होता है? तो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, यह उसके दूसरा बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये डिवाइड किया गया है कोयला में किसमें कितने परसेंट कोयला है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बाँटा गया है। यह एंथ्रासाइट जिसमें सर्वोच्च कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन का 90% से अधिक होता है। इसमें कार्बन का अंश 90% से अधिक होता है। यह जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है। कौन सा? एंथ्रासाइड, चूंकि इसमें 90% कार्बन की मात्रा ही होती है। उसके बाद बिटुमिनस, यह 70 से 90% कार्बन की मात्रा धारण किए हुए रहता है। इसे प्रकृति पर कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। भारत का अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है? बिटुमिनस का।
उसके बाद है हमारे पास 3 नंबर पर लिंगानाइट। यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होता है। यह कम ऊष्मा तथा अधिक धुआं उत्पन्न करता है। कौन सा? लिंगानाइट। उसके बाद आ गया हमारे पास पीट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाया जाता है। यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। बनवा पूर्व के दलदली भागों में यह पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र। कहाँ-कहाँ गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र कहाँ-कहाँ है? तो ये कहाँ-कहाँ है? पहले झारखंड में। कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का पहला स्थान रखता है। कौन-सा स्थान रखता है? पहला, मतलब सबसे ज़्यादा कोयले के उत्पादन और भंडारण भी कहाँ है? झारखंड में है। यह देश का 30% से भी अधिक कोयला का सुरक्षित भंडार है। यहाँ मतलब झारखंड में देश के टोटल 30% से भी अधिक कोयला का भंडार है। इस यहाँ झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ इस राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन से जिला है? झिरिया जिला, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ इस जिले में, झारखंड के इस जिले में कोयले का भंडार एवं उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र का भी कुछ भाग इसी राज्य में आता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं छत्तीसगढ़। सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा है, किंतु उत्पादन में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। मतलब यहाँ पे भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे टोटल देश का 15% सुरक्षित भंडार है, जबकि यहाँ पे उत्पादन देश का 16% किया जाता है। अब हम अगला देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में 1/4 कोयले का भंडार है। उड़ीसा में देश के 1/4 कोयले का भंडार है, पर उत्पादन मात्र 14.6% ही होता है। तो भंडारण की दृष्टि से कौन सा हो गया? उड़ीसा दूसरे नंबर पे, छत्तीसगढ़ भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान पे, जबकि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। ठीक है। अब हम देखते हैं टर्शियरी कोयला क्षेत्र का भारत क्या क्या स्थिति है भारत में। तो टर्शियरी युग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का कोयला होता है। यह कोयला मेघालय में दारगिरी, चेरापूंजी, लेतरिंगु, माओलोंग और लांगरीन क्षेत्र में पाया जाता है। ऊपरी असम में माकूम, जयपुर, नजीरा आदि कोयले के क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामरुक कोयला क्षेत्र हैं। जम्मू और कश्मीर में कालाकोट से कोयला निकाला जाता है। तो क्या समझे हम? मेन टर्शरी कोयला क्षेत्र क्या है? यह नया एवं घटिया किस्म का कोयला होता है। तो हम अगला पढ़ते हैं लिंगानाइट कोयला क्षेत्र। यह एक निम्न कोटि का कोयला है। इसमें नमी ज्यादा, कार्बन कम होता है, इसलिए यह अधिक धुआं देता है। लिंगानाइट कोयले का भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु के लिंगानाइट बेसिन में पाया जाता है, जहां देश का 94% लिंगानाइट कोयले का सुरक्षित भंडार है। कहाँ पे? कहाँ पे? तमिलनाडु के लिंगानाइट बेसिन में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पेट्रोलियम। अब हमारे कोयला खत्म हो गया तो हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शक्ति के समस्त संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। पेट्रोलियम में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे गैसोलीन, पेट्रोलियम से जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, उसके बाद दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। किससे? पेट्रोलियम से। क्या क्या बनाई जाती है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा गया है। गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, उसके बाद पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि वस्तुएं किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम भारत में कहाँ-कहाँ पाया जाता है। तो भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। पहला, उत्तरी पूर्वी प्रदेश। यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ 1866 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि विशाल तेल उत्पादक क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास गुजरात क्षेत्र। यह क्षेत्र खंबात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। इसके मुख्य उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसाबा, मोहसाना आदि हैं।
उसके बाद हमारे पास है 3 नंबर में मुंबई हाई क्षेत्र। यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। कौन? सागर सम्राट नामक मंच। ठीक है। अब चौथा हम देखते हैं, जो पूर्वी तट प्रदेश, यह कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद हमारे पास पांचवा है बाड़मेर का बेसिन। इस बेसिन में मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हुआ है। कौन से? कहाँ से? मंगला तेल क्षेत्र से। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। 2012 तक यह क्षेत्र भारत का 20% पेट्रोलियम उत्पन्न करेगा। कब तक? 2012 तक। तो ये आपका बुक ज्यादा ही पुराना है, तो जिसके कारण यहाँ पे 2012 दिया गया है। तेल परिष्करण। अब तेल का हम परिष्करण पेट्रोलियम तो प्राप्त कर लिए, लेकिन उसको हमें परिष्कृत करना पड़ता है, उसे शोधन करना पड़ता है। उसके बाद हमें डीजल, किरासन तेल, पेट्रोल, स्नेहक पदार्थ सब प्राप्त होता है। तो कुओं से निकाला गया कच्चा तेल क्रूड ऑयल अपरिष्कृत होता है, अशुद्ध होता है, अतः उपयोग के लिए पूर्व से में उसे तेल शोधक कारखानों में परिष्कृत किया जाता है, शोधन किया जाता है। उसके बाद ही डीजल, किरासन तेल, स्नेहक पदार्थ, पेट्रोल आदि अन्य कई वस्तुएं प्राप्त होती है। अब देखते हैं हमारे प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में तथा मोटर गाड़ियां चलाने में भी सीएनजी का हम उपयोग करते हैं। उसके बाद खाना बनाने में एलपीजी का उपयोग करते हैं। तो ये सब हमारे प्राकृतिक गैस का उपयोग है। ये जो यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये है हमारे तेल परिष्करण करने वाला कारखाना। यहीं पे है तेल को शुद्ध किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है यहीं पे, यहीं से उसके बाद डीजल निकलता है, केरोसिन तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है इसी कारखाना से। अब हम देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का एक सूचक माना है। वर्तमान विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग मतलब किस देश में व्यक्ति विद्युत का कितना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, यही विकास का सूचक माना गया है। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। जब विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयला का उपयोग करना पड़े, पेट्रोलियम का उपयोग करना पड़े या प्राकृतिक गैस की ऊष्मा का उपयोग करना पड़े, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ताप विद्युत बोलते हैं, क्योंकि वह ताप से प्राप्त होता है विद्युत। इसके अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन आणविक खनिज के विखंडन से भी किया जाता है, जिसे हम परमाणु विद्युत कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जल विद्युत, उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु विद्युत को। जल विद्युत जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि, मतलब वैसी नदी जहाँ पे हमेशा जल की मात्रा होती है, नदी मार्ग में ढाल हो, जहाँ पे नदी मार्ग में ढाल भी हो, जल का तीव्र वेग हो, जहाँ पे जल का वेग तीव्र हो, प्राकृतिक जल प्रपात का होना, अनुकूल भौतिक दशाएं हैं, जो पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्रों में पाया जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र में क्या-क्या होता है, क्या-क्या होना चाहिए? प्रचुर मात्रा में नदी में जल होना चाहिए। 24 मतलब 12 माह वहाँ पे उसमें पानी का बहाव होना चाहिए। नदी में ढाल होना चाहिए, जल का वेग तीव्र होना चाहिए। ये सब क्या है? जल विद्युत के लिए उपयोगी हैं। भारत में सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्र में कावेरी नदी के जलप्रपात पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। 1947 तक भारत में 508 मेगावाट बिजली की उत्पादन की जाने लगी थी। अब देखते हैं भारत के मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना की क्या होता है? जिसमें नदी पे बांध बनाकर बहुत सारे उद्देश्यों को
पूर्ति की जाती है उसे क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना जिससे एक साथ अनेक लाभ के को प्राप्त की जा सके उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ऐसी परियोजना जिसे एक साथ कई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाते हैं उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम इस पिक्चर को देखते हैं, इसमें क्या है जो कैसे जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, बांध बना दिया जाता है जिसके कारण इधर जल का जमाव हो जाता है। धीरे-धीरे इधर से जल छोड़ा जाता है, बहुत ही बड़े ढालों से जल छोड़ा जाता है और यहाँ पे टरबाइन रहता है। तो जैसे जल तीव्र वेग से नीचे आता है तो ये टरबाइन को नचाता है। जैसे ये टरबाइन को नचाएगा तो इसके साथ-साथ ये जनरेटर भी नचेगा। जैसे ही जनरेटर नचेगा तो यहाँ से बिजली उत्पादन होगा, तो यहाँ से बिजली ट्रांसफार्मर में जाएगा, फिर ट्रांसफार्मर से ऐसे तार से होते हुए बाहर बिजली सप्लाई कर दिया जाता है। तो समझ में आया जो कैसे जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जल के तीव्र वेग के कारण टरबाइन नचता है, उसके बाद टरबाइन क्या करता है, ट्रांसफार्मर जनरेटर को नचाता है और जनरेटर से तार निकलकर ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ रहता है और ट्रांसफार्मर से बिजली का सप्लाई बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं जो हमारे पास कौन-कौन से बहुउद्देशीय परियोजना है। तो हमारे पास है पहला भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध विश्व की सबसे ऊंची बांधों में से एक है। जो सबसे ऊंची बांधों में से एक है जो हिमालय क्षेत्र में सतलज नदी पर बना है। कहाँ बना है भाखड़ा नंगल नंगल परियोजना कहाँ बना है? सतलज नदी पर बना है जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। क्या है? 225 मीटर। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इससे लगभग 7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए किया गया है। इससे 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला हमारे पास है कोसी परियोजना जो कि हमारे बिहार में है। नेपाल स्थित हनुमान नगर में कोसी नदी बांध पर यह परियोजना बनाया गया जिससे अधिकतर आधा जिसका आधा बिजली बिहार को दिया जाता है और आधा नेपाल में दिया जाता है। ये बिहार में नहीं, सॉरी, यह नेपाल के हनुमान नगर में स्थित है। इससे लगभग 20,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है रिहंद परियोजना। इस परियोजना को सोन की सहायक नदी रिहंद पर उत्तर प्रदेश में अ, उन्नीस 934 मीटर लंबा बांध बनाकर बनाया गया है। रिहंद नदी परियोजना कहाँ पे है? रिहंद परियोजना सोन नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा के महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध बनाकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कौन से? हीराकुंड। ये कहाँ है? उड़ीसा के महानदी पर। ये हमें याद रखना है जो कौन सी परियोजना किस नदी पर है। जैसे हीराकुंड हमारे महानदी पर, रिहंद है सोन नदी पर, कोसी है, कोसी परियोजना तो कोसी नदी पर ही है, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही है, भाखड़ा नंगल सतलज पे है। अब हम पढ़ते हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बंध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में स्थापित कर 3 शक्ति गृहों का की स्थापना कर 2 लाख मेगा वाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है तुंगभद्रा परियोजना। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर बनाई गई भद्रा परियोजना? तुंगभद्रा नदी पर जो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? तुंगभद्रा परियोजना। अब हम पढ़ते हैं ताप शक्ति। तो ताप शक्ति के बारे में सबसे पढ़ते हैं। जो ताप शक्ति विद्युत का उत्पादन करने के लिए ताप शक्ति संयंत्रों में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है जिसके ताप से ही इसमें विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह विद्युत की यह जल विद्युत की तरह यह प्रदूषण रहित नहीं है। मतलब यह जल विद्युत की तरह बिना प्रदूषण का ही विद्युत उत्पादन करके नहीं देता है। यह इससे विद्युत उत्पादन करने के लिए हमें वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है। क्या होता है इससे? प्रदूषण फैलता है।
क्योंकि इसमें हमें कोयला को जलाना पड़ता है, पेट्रोलियम को जलाना पड़ता है, उसके बाद प्राकृतिक गैस को यूज़ करना पड़ता है, जिससे हमें CO2 का निष्कासन होता है और हमारे वायुमंडल प्रदूषित हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं परमाणु शक्ति। जब उच्च अणुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ पे है? झारखंड के जादूगोरा में। ये याद रखना है, कहाँ पे है? झारखंड के जादूगोरा में। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया है? सबसे प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में, जिसका उद्देश्य उद्योग एवं कृषि को बिजली प्रदान करना था। देश में अब तक 6 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला है तारापुर परमाणु विद्युत गृह। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। उसके बाद है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। यह राजस्थान की कोटा में है। यह चंबल नदी के किनारे है। उसके बाद है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। यह तमिलनाडु में स्थित है। नरोडा परमाणु विद्युत गृह। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। ककरापारा परमाणु विद्युत गृह, यह गुजरात राज्य में समुद्र के किनारे स्थित है। उसके बाद है कैगा परमाणु विद्युत गृह, यह कर्नाटक राज्य के जागवार जिला में स्थित है। और ये जो चित्र दिया गया है, यही क्या है? हमारे परमाणु शक्ति विद्युत गृह है। यहीं पे परमाणु को विखंडन करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत या गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत। तो ये हमारे क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो अब देखते हैं, अधिक दिनों तक हम शक्ति के पारंपरिक स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह समाप्त होने वाला है। शक्ति का पारंपरिक स्रोत जो भी है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, वो क्या है? वो समाप्त होने वाला है और ये वह पर्यावरण को भी दूषित करता है। इसलिए गैर पारंपरिक स्रोत शक्ति संसाधनों के से ऊर्जा के विकास बहुत ही अधिक आवश्यक है। गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का विकास करना बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में आ जाता है बायोगैस, सौर ऊर्जा, और उसके बाद पवन ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा, जिसको हम बायोमास बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सौर ऊर्जा। यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक है। ऊर्जा सौर ऊर्जा क्या है? यह कम लागत वाला है और यह पर्यावरण के भी अनुकूल है, निर्माण में भी आसान है और ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा दूसरे ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा ये लाभदायक भी है। राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा की ज्यादा संभावना है। कहाँ पे है? राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा की ज्यादा संभावनाएं हैं। उसके बाद है हमारे पास पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों से पवन ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। पवन चक्की से पवन ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। देश में पवन ऊर्जा की संभावित उत्पादन क्षमता 5000 मेगावाट है। मतलब पूरे देश में 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की संभावना है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में। दूसरा बड़ा संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु के तूतीकोरिन। अब हम देखते हैं अगला, ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा। समुद्र ज्वार और तरंग के कारण गतिशील जल से ज्वारीय और तरंग ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समुद्रीय ज्वार और तरंग के कारण गतिशील जल से, मतलब गतिशील जल से ज्वारीय और तरंग ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। अगला हमारे पास है भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है? पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला हमारे पास है बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस की उपयोग की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से बायोगैस प्राप्त की जाती है। किसके अपघटन से? जैविक पदार्थों के अपघटन से क्या होती है? बायोगैस की प्राप्ति होती है। जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं।
जैसे कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट जैविक पदार्थों के उदाहरण हैं। अब अगला हमारे पास है शक्ति संसाधनों का संरक्षण। अब तो संसाधन के बारे में हम पढ़ लिए, संसाधन हमारे बारे में कितने उपयोगी हैं। संसाधन के बदौलत ही संसाधन को, शक्ति संसाधन को विकास का आधार माना गया है। तो अब हम इसे, इसके संरक्षण को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है हमारे पास समाप्त होने वाला है, मतलब सीमित मात्रा में है, और उससे क्या होता है, पर्यावरण भी दूषित होता है। तो इसका संरक्षण और प्रबंधन भी हमें करना पड़ेगा। तो ऊर्जा संकट विश्वव्यापी संकट बन चुका है। इस परिस्थिति में समस्या के समाधान की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ये 4 प्रयास दिया गया है। ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता, मतलब ऊर्जा संकट से बचने के लिए ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता जरूरी है। इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है। ऐसा मोटर गाड़ियों का निर्माण करना जो कम तेल में ज़्यादा चलते हो, या इलेक्ट्रिक पावर हो। अनावश्यक बिजली रोककर हम ऊर्जा की बचत बड़े स्तर पर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हो गया हमारा ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। मतलब ऊर्जा संकट समाधान के लिए परंपरागत ऊर्जा के नए स्रोत क्षेत्रों का खोज किया जाए। वैसे जगहों का पता लगाया जाए जहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों का भंडार हो। उसके बाद अगला है हमारे पास ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग। तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि का विकास कर हमें उसका उपयोग कर शक्ति के संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऊर्जा संकट से बचने के लिए सभी राष्ट्रों को आपसी भेदभाव को भूलकर ऊर्जा समाधान हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करना चाहिए। ये हो गया हमारा शक्ति संसाधनों का संरक्षण। अब अगला हमारे पास है सागर सम्राट क्या है। कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है जो सब इसी में सम्मिलित है। तो उसमें हमारा है सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में एक जलयान है, जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करता है। ठीक है, तेल की खुदाई का कार्य करता है। अब अगला हमारे पास है ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है। तो तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए ताप शक्ति संयंत्र में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, जो समाप्त होने वाला है। इसलिए ताप शक्ति समाप्य संसाधन है। जल विद्युत की तरह यह प्रदूषण रहित नहीं है, मतलब ये प्रदूषण भी फैलाता है, और यह इसका भंडारण भी हमारे पास सीमित सीमित है, इसलिए यह समाप्य संसाधन है। अगला हमारे पास है परमाणु शक्ति किन-किन खनिजों से प्राप्त होता है। परमाणु शक्ति निम्न खनिजों से प्राप्त होता है। इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट और मेन यूरेनियम उसके मोनाजाइट। इनसे हमें क्या होता है, परमाणु शक्ति की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला हमारे पास है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में फोटोवोल्टाइक सेलों में विस्थापित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है जिससे हीटरों, कूलर्स, पंखा, लाइट जैसे उपकरण चलाया जाता है। क्या होता है सौर ऊर्जा में? सौर ऊर्जा के उत्पादन में फोटोवोल्टाइक सेलों में विस्थापित सूर्य किरणों की को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है? अब हम अगला पढ़ते हैं, जो भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के अनुकूल परिस्थितियां हैं। मतलब भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो तमिलनाडु में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में भी है। यहाँ पे पवन ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। अब हमारे पास है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हमने चैप्टर पढ़ लिया, पूरे अच्छे से खत्म कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अच्छे से ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 50% ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हमारे पास सोशल साइंस में 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो हमें ऑब्जेक्टिव पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना सब्जेक्टिव पे करना चाहिए। तभी हम
पूरा 100 में 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो किस राज्य में खनिज तेल का सबसे ज्यादा विशाल भंडार है? असम में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तारापुर में। ये कहाँ है? मुंबई के बगल में है। तीसरा हमारे पास है, ऊर्जा कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय स्रोत है, जिसको हम दोबारा निर्माण नहीं कर सकते हैं? तो कौन सा है? कोयला है, अनवीकरणीय स्रोत। उसके बाद हमारे पास है 4 नंबर पर, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कोयला से हम डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोलियम से भी डायरेक्ट हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस से भी, लेकिन विद्युत ये हमारा द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण है। क्या है? द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। विद्युत प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोयला को जलाना पड़ेगा, उसके बाद द्वितीय रूप में हमें विद्युत प्राप्त होगा। ये द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण है। अगला हमारे पास पांचवा है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत मतलब जो पारंपरिक ना हो, तो कौन सा है? कोयला क्या है हमारे पास? पारंपरिक स्रोत है। पेट्रोलियम भी पारंपरिक, विद्युत भी पारंपरिक। कौन सा है? सौर ऊर्जा क्या है हमारे पास? विद्युत का ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितना? तो गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण हमने पीछे भी अभी बताया था, कितने वर्ष पूर्व? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर में, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हम वही, हमारा पड़ोसी देश कौन सा? झारखंड। यहाँ पे क्या है? देश का सबसे ज्यादा कोयले का भंडार भी है और सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य भी है। अब अगला 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? मतलब कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है। इसमें कितना कार्बन का परसेंटेज होता है? 90% तक कार्बन का परसेंटेज होता है इसमें। उसके बाद अगला है हमारे पास 9वां क्वेश्चन, इसमें है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। 10 नंबर में है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुआ? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ये हुआ असम के, कहाँ पे? बताइए बताइए। असम के डिगबोई में। उसके बाद 10 नंबर में हमारे पास, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बताइए। पेट्रोलियम के साथ। उसके बाद 12 नंबर में, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अभी अभी हमने पढ़ाया था, जोर भी इस पे बहुत ही ज्यादा जोर डाला था। जी बताओ, इसको याद रखना है, कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल किस पे बना है? सतलज नदी पर। 13 नंबर में हमारे पास, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये भी अभी पढ़ाया हमने। कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना, नदी पर बना हुआ तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, 14 नंबर में, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन सा? बिहार में ये 4 जिला दिया गया है जहाँ पे ताप से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? बरौनी में। उसके बाद 15 नंबर में है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ पे? झारखंड के जादूगोरा में। 16 है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कौन? बताओ जल्दी। तारापुर। कहाँ है? तारापुर। उसके बाद 17 नंबर में है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सबसे ज्यादा संभावना कहाँ पे है सौर ऊर्जा की? कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान और गुजरात दोनों में है, तो यहाँ पे दिया गया है राजस्थान, तो हम टिक करेंगे राजस्थान में। उसके बाद 18 नंबर में है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पे है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के लिए? तो कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, तो इसमें हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, और इससे ज्यादा हमें इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट हैं।
और हमें सब पे चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना है। उतना ही नहीं, हमारे पास साइंस भी है और अदर भी सब्जेक्ट है, तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर के उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें सारा वो इंक्लूड कर लिया है जो अभी तक में पूछा गया है। अब भविष्य में जो भी पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा 100% गारंटी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये नोट्स पीडीएफ के रूप में अपने पास मंगाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बोलिए जो हमें इस चैप्टर के पीडीएफ का नोट्स चाहिए, तो वहीं पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे अब आगे के आने वाले भी वीडियो जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आगे का सभी सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर का वीडियो आपके पास मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू।